तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि हमारे पास साइंस का पेपर आ चुका है और मेरा जो सेट कोड है वो एज है। इसी प्रकार से आपको 10 सेट में से कोई भी सेट कोड हो सकता है। और आज की इस वीडियो में जितने भी साइंस का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन 15 फरवरी 2023 को आपके साइंस के एग्जाम पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो एग्जाम से पहले देखने को मिल सके। तो जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होता है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी होगा, हीरा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो देखिए याद रखिएगा कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, वहीं पे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो किसी भी लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 2। उसके बाद में कहता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अवतल दर्पण। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर के बीच में क्या संबंध है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी एफ बराबर r/2 होता है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा, एफ बराबर r/2 के। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, तो वहीं पे अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। उसके बाद में कहता है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। यानी आपसे ये पूछा गया है कि कौन से वर्ण का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है। तो याद रखिएगा, सबसे कम होता है बैगनी का और सबसे जो ज़्यादा होता है वो लाल का होता है। किस वर्ण का विचलन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी का। किस वर्ण का विचलन सबसे कम होता है, तो लाल का। और यहाँ से आपके एग्जाम पेपर में एक सवाल जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद में कहता है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि प्रकाश के अपवर्तन को प्रदर्शित करता है तारों का टिमटिमाना। इसमें हालांकि जो क्वेश्चन दिया गया है तो प्रकाश का प्रकीर्णन कितने स्टूडेंट को लगता है, इसका राइट आंसर सी होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। आप सभी को बता दें कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि प्रकाश के अपवर्तन की बात की जाए या प्रकाश के अपवर्तन की बात की जाए, प्रत्येक स्थिति में राइट आंसर 2 होता है। उसके बाद में पूछा गया है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो देखिए, जल विद्युत संयंत्र जो है ये स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। उसके बाद में कहता है कि जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। देखिए, जलता हुआ जो मोमबत्ती है ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन बी होगा, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कम हो जाता है। उसके बाद में है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। देखिए, प्रतिरोध का मान यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, तो कि उससे हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए जिस छड़ का उपयोग किया जाता है उस छड़ का नाम क्या है। तो हम आप सभी को बताए हैं कि नरम लोहे की बनी एक कुंडली होती है जिसे विद्युत चुंबक बनाया जाता है। तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में है
कि उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो आप सभी को बता दें कि उच्चतर जो ताप होता है उस पर नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पूरी की जाती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 17 करता है कि कौन सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, सौर सेल। उसके बाद में कहता है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो देखिए पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम इनमें से कोई नहीं हो जानी चाहिए। उसके बाद में है कि सौर सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा कि सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य सेल विद्युत वाहक बल कहलाता है। उसके बाद में है कि घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है। दोस्तों घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से जो धारा की आपूर्ति होती है उसे हम लोग चर दिश धारा कहते हैं। और कितने वोल्ट पे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर कहता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण असंभव है। देखिए कांच से संभव है, निर्वात में भी संभव है और जल में भी संभव है, लेकिन फाइबर में वो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर कहता है कि वायु में रखा गया कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है, तो ये आधार की ओर मोड़ देता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसके बाद में अगला सवाल कहता है कि 2Zn+O2 यानी 2ZnO यानी जिंक को जब ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये जिंक ऑक्साइड बनाता है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 23 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ये उपचयन अभिक्रिया है। उसके बाद में कहता है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। खाने वाला सोडा का रासायनिक जो सूत्र होता है वो NaSCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। उसके बाद में कहता है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन सा है। तो आप सभी बता दें कि कमरे के सामान्य ताप पर रहने वाला जो द्रव द्रव इस उपस्थिति में रहता है वो पारा रहता है। उसके बाद में कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा है। तो याद रखिएगा वह है हीलियम, जिसका सांकेतिक चिन्ह He होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में से कैसा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, वो पीला हो जाता है। फिर कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद में कहता है कि गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है। आप सभी को बता दें गंधक का सांकेतिक चिन्ह S होता है और सल्फर यानी गंधक का परमाणु संख्या 16 होता है। उसके बाद में कह रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि अम्ल जल में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, अम्ल जल में आयनित होता है। उसके बाद में कहता है कि अधिकतर धातुओं में ऑक्साइड होते हैं। देखिए अधिकतर धातुओं में जो ऑक्साइड होते हैं उसे हम लोग क्षारीय कहते हैं। उसके बाद में कह रहा है कि सोने में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है। देखिए सोना में कौन सी धातु मिला दिया जाता है ताकि वो मिश्र धातु बनकर आभूषण बनाने के लायक हो सके। तो वो मिलाई जाती है कॉपर, जिसका सांकेतिक चिन्ह Cu होता है। उसके बाद में अगला सवाल करता है कि NaCl यानी सोडियम क्लोराइड AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो AgCl यानी आपका सिल्वर क्लोराइड बनेगा और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बनेगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 33 में आपका जो अभिक्रिया हो रहा है ये विस्थापित कर दे रहा है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। उसके बाद में कह रहा है कि सिलिकॉन है। तो देखिए सिलिकॉन का सांकेतिक चिन्ह Sb होता है और यह एक प्रकार का उपधातु होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर कहता है कि वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो क्वेश्चन 35 का राइट ऑप्शन डी होगा, ये उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। उसके बाद में कहता है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन 36 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। खड़िया को हम लोग संगमरमर कहते हैं, जिसका यहाँ पे रासायनिक सूत्र CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। फिर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। देखिए क्वेश्चन 37 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया SO2 जिसे हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं और ये सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड माना जाता है।
उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइन है। तो दोस्तों एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, इससे संबंधित मैट्रिक एग्जाम पेपर में जरूर सवाल पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो दिया गया C2H2 यही आपका एल्काइन है, बाकी सब ये एल्केन है, एल्कीन है ना जी। उसके बाद में कहता है कि CH3 एकल बंध O एकल बंध C2H5 का IUPAC नेम यानी यूपेक नेम क्या होता है। तो इसका जो यूपेक नेम होगा वो मेथक्सी एथीन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट ऑप्शन सी में है, एथेनॉल का जो उपयोग है ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर अगला सवाल कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनाता है। तो क्वेश्चन में 41 का राइट ऑप्शन बी होगा Na2ZNO2 प्लस H2। उसके बाद में कहता है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए धोबिया सोडा को ही धोन सोडा कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, जिसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 43 को देखिए, कहता है कि अम्ल राज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात कितना होता है। तो क्वेश्चन में 43 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, 2:3। फिर कह रहा है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। मान लेते हैं कि अभिक्रिया कराते हैं C+O2 और ये बनाएगा दोस्तों CO2। तो इसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या है, तो कार्बन है और दूसरा है ऑक्सीजन। देखिए अब इसमें ये पूछा गया है कि इस अभिक्रिया में जो कार्बन और ऑक्सीजन गैस जो भाग लिया है इसे हम लोग क्या कहेंगे। तो याद रखिएगा कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को हम लोग प्रतिफल कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 44 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है। तो दोस्तों यहाँ पे अम्लीय ऑक्साइड कहेंगे तो कॉपर ऑक्साइड तो होगा नहीं, उसका में कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड नहीं होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी नहीं होगा, लेकिन SO2 दिया गया है जिसे हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं और ये अम्लीय ऑक्साइड होते हैं क्योंकि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही अम्लीय वर्षा होती है। उसके बाद में कहता है कि कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। आप सभी को बता दें कि जो क्षार होता है, क्षार का जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और नीला को लाल करने का काम कौन सा करता है, तो ये दोस्तों करता है अम्ल। उसके बाद में कहता है कि स्वस्थ शरीर का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखिएगा 7.0 से लेकर 7.8 के बीच में एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी आपका पीएच मान होता है। फिर कहता है कि निम्नलिखित में से किस यौगिकों में जल में विलय होता है। देखिए जल में विलय होने वाला यौगिक जो है यहाँ पे ग्लूकोज है, क्योंकि बेंजीन का जो अनुसूत्र होता है C6H6 होता है, ये नहीं घुलता है। कार्बन डाइसल्फाइड भी नहीं घुलता और मेथेन CH4 मीथेन भी नहीं घुलता है। लेकिन ग्लूकोज तो आप सभी को मालूम होगा कि इसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 होते हैं, जिसमें कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 तो वहीं पे ऑक्सीजन के 6 परमाणु मौजूद होते हैं। और ग्लूकोज एक प्रकार का ऐसा यौगिक है जो जल में घुल जाता है। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लगम है। देखिए अम्लगम पूछा जाएगा तो कहीं ना कहीं आपका Na यानी सोडियम, Hg यानी हाइड्रोजन हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है। तो याद रखिएगा कॉपर एक ऐसा धातु है जो जिंक सल्फेट के विलयन से यानी Zn प्लस यदि H2SO4 रहेगा यानी ZnSO4 रहेगा तो इसमें क्या करेगा कि जिंक को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कॉपर। उसके बाद में है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिनियां क्या कहलाती है। क्वेश्चन 51 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, उसे धमनियां कहते हैं। फिर कहता है कि रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। तो ये भी जान लीजिए कि रक्त के जो हल्के पीले चिपचिपे रंग का जो रंग होता है, द्रव जो पदार्थ होता है, उसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। इसके बाद में अगला सवाल कहता है कि किन पौधों की पत्तियां पर स्टोमाटा अनुपस्थित होते हैं। देखिए जो स्टोमाटा अनुपस्थित होते हैं वो कैसे पत्ती पे होती हैं दोस्तों, तो वो होती हैं एंजियोस्पर्म पे। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, एंजियोस्पर्म। उसके बाद में देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे
हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 54 को। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है कि किण्वन क्रिया पाई जाती है। ये क्वेश्चन तो काफ़ी ही ज़्यादा लाजवाब है और मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। देखिए, किण्वन जो क्रिया पाई जाती है ये ईस्ट में पाई जाती है और किण्वन अभिक्रिया किस में होता है, तो दूध से दही बनना किण्वन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। और इसके बाद में कहता है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। देखिए, पूर्ण रूप से विकसित जो अंडाशय होता है उसे फल कहते हैं, क्योंकि फल से पहले बीज बनता है और बीज बनने का जो प्रक्रिया है ये अंडाशय में पूरा होता है, इसलिए राइट आंसर फल हो जाएगा। फिर करा अगला सवाल कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो अभी भी हम बता रहे थे कि C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज का आणविक सूत्र और C12H22O11 यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए में जो दिया गया है दोस्तों ये किसका है, तो ये चीनी का है। चीनी को दूसरे शब्दों में सुक्रोज कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषी यदि इकाई पूछा जाएगा तो क्लोरोफिल होगा और क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा, हरा होता है। पत्तियां किसके कारण हरा दिखाई देती है, तो ये क्लोरोफिल के कारण ही हरा दिखाई देती है। उसके बाद में कहता है कि अंडो उत्सर्जन का कारण क्या है। देखिए, अंडो उत्सर्जन का जो कारण है वो एलएच है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर एलएच हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित जीवों में से किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है। देखिए, निगेटिव में क्वेश्चन पूछा गया है, तो लेशमानिया में द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन की विधि होता है, प्राइमेशिया में भी खंडन होता है, अमीबा में तो होता ही होता है। लेकिन जो ईस्ट होता है, हम आप सभी को बताए थे कि एक जीव होता है जिसका नाम है हाइड्रा और दूसरा का जो दोस्तों नाम क्या है, तो ये ईस्ट है। तो हाइड्रा और ईस्ट में अलैंगिक जनन की मुकुलन विधि होता है और हमसे कह रहा है कि द्विखंडन किस में नहीं होता है, तो ईस्टे में ना होगा जी, ईस्ट में तो आपका मुकुलन होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो याद रखिएगा कि प्रकृति में जो ऑक्सीजन का जो संतुलन बना रहता है वो बना रहता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। उसके बाद में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका अधिक होती है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 का सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा कि भोजन के पाचन में पीत रस की भूमिका, अग्नाशय रस की भूमिका और आंत रस की भूमिका सभी महत्वपूर्ण होती है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। दोस्तों, ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम है ये अग्नाशय रस में पाया जाता है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग को क्या कहते हैं। देखिए, आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है दोस्तों उसे हम लोग छोटी आंत कहते हैं, क्योंकि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है, जिसे हम लोग दाया आलिंद दयानिलय और बायां आलिंद बायां निलय कहते हैं। उसी में से एक छोटी आंत और बड़ी आंत आती है। उसके बाद में कहता है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया आरंभ होती है, यानी मनुष्य में भोजन का पचना का जो क्रिया होती है वो कहाँ से शुरू हो जाता है, तो मुख गुहा यानी मुंह से ही शुरू हो जाता है। उसके बाद में करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा वसा के पाचन में सहायक होता है। तो याद रखिएगा, वसा के जो पाचन में सहायक होता है दोस्तों वह होता है लाइपेज। फिर कहता है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। देखिए, ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया होती है संपन्न कहाँ पे होती है, ये तो ये होती है कोशिका द्रव्य में। फिर कह रहा है कि ओजोन परत है। तो आप सभी को मालूम होगा कि ओजोन परत का जो रासायनिक सूत्र जो होता है दोस्तों वह होता है O3 और ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो ये भी हम आप सभी को बताए थे कि वायुमंडल के सबसे ऊपरी सतह में पाई जाती है और ओजोन परत हमारे लिए लाभदायी है यानी उपयोगी है। वहीं पे एक होता है CFC जिसका परिणाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जो ओजोन परत के क्षय का एक कारण बनते जा रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, लाभदायी है। और वहीं पे पूछा जाएगा कि पराबैंगनी किरण हमारे लिए उपयोगी है या अनुपयोगी, तो वहाँ पे हानिकारक हो जाएगा। फिर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन फूल में नर जनन अंग है। देखिए, नर जनन अंग या मादा जनन अंग से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा कि पुष्प में पाए जाने वाले नर जनन अंग को पुमंग या पुंकेसर कहते हैं, मादा जनन अंग को जयांग या स्त्रीकेसर कहते हैं। अब अगला सवाल कहता है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP जिसे हम लोग एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं के टूटने में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो क्वेश्चन 69 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 30.5 kg मोल होता है।
उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो दोस्तों इथाइल जो अल्कोहल है ये अवायवीय श्वसन से बनता है। फिर कह रहा है कि रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैस के परिवहन से भाग लेती है। क्वेश्चन 71 का राइट इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल रक्त कणिकाएं। फिर कह रहा है कि पादप अवशिष्ट जमा होता है। दोस्तों पादप जो अवशिष्ट होते हैं ये कहाँ पे जमा होते हैं, तो ये होते हैं छाल में भी होते हैं, पत्तियों में भी होती है और कोशिका रिक्तिकाओं में भी होते हैं। तो राइट इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है। तो क्वेश्चन 73 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, ग्रास नली। उसके बाद में कहता है कि मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है। तो देखिए मूत्र यानी पेशाब की जो सांद्रता है ये जो निर्भर करती है ये एडीएच पे निर्भर करती है। और इसके बाद में कहता है कि कौन सा हार्मोन पौधों में वृद्धि से संबंधित नहीं है। तो आप सभी को बता दें कि पौधों में जो वृद्धि हार्मोन कहा जाता है जिबरेलिन को कहा जाता है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन को कहा जाता है। लेकिन एब्सिसिक अम्ल यहाँ पे दिया गया, ये तो हार्मोन है ही नहीं। उसके बाद में कहता है कि मानव हृदय किस तंत्र का भाग है। तो आप सभी को बता दें कि मनुष्य का जो हृदय है ये जो भाग है परिवहन तंत्र का भाग है। उसके बाद में अगला सवाल को देखिए कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें गुणों के वंशानुक्रम के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग क्रमिक विकास कहते हैं। उसके बाद में 78 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है कि श्वसन क्रिया के निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है। जब सांस लिया जाता है तो श्वसन क्रिया के दौरान किस गैस को ग्रहण करते हैं। तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। और किस गैस को छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ देते हैं। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। तो आप सभी को बता दें कि इसका जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 होता है ना जी। अब इसमें कार्बन के कितने परमाणु हैं दोस्तों, तो 6 है। तो यहाँ पे कुछ में 79 का राइट आंसर आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल 80 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है कि मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण किस केंद्र से अवस्थित होता है। तो राइट आंसर इसका मेडुला हो जाएगा। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा के साइंस का 15 फरवरी 2023 को पूछे जाने वाले 1 से लेकर 80 तक का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीवीआई क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।